जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फीमेल लीड टैंग का फादर उसे कुछ लोगों के आगे बेच रहा था। उसका फादर गैम्बलिंग में हार जाता है तो उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो लोग जबरदस्ती टैंग को वहां से ले जा रहे थे। तो टैंग की मदर जीप बहुत चलाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि ये तुम्हारी बेटी है तो तुम इसे कैसे बेच सकते हो। और टैंग क्योंकि म्यूट थी तो उसका फादर कहता है कि ये गूंगी है तो अच्छा है कि हमारी इससे जान छूट जाए, ये हमारे लिए यूजलेस है। मगर जी अपने हस्बैंड से बहुत लड़ती है और एक बोतल उठाकर उसके सर को घायल कर देती है। मगर वो लोग टैंग को ले जाते हैं। जी भागती हुई उनके पीछे आती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगी। तो एक आदमी उसे कहता है कि अच्छा है कि तुम्हारी बेटी म्यूट है और तुम्हारी इससे जान छूट जाएगी। और फिर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें और पैसे दे सकते हैं। और उसके हाथ में नाइफ देकर कहता है कि क्या तुम हमें फ्रूट नाइफ से हार्ट काट सकती हो। तो जी अपनी वेन काट देती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को न छोड़ा तो मैं यहीं मर जाऊंगी और सारा क्लेम तुम लोगों पर आएगा कि तुम लोगों ने मुझे मारा। तो एक आदमी कहता है कि ये लेडी पागल है, ये कुछ भी कर सकती है। वो लोग टैंग को उसके हैंडओवर कर देते हैं। जी टैंग को एक साइड पर ले जाती है और कहती है कि वो बुरे लोग यहाँ से चले गए हैं और उसके पास 2 ब्रोकन पेंडेंट थे। एक पेंडेंट टैंग के पास होता था तो वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी या नहीं, तुम ये पेंडेंट हमेशा अपने पास रखना, इसकी हेल्प से ही मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगी। तो टैंग उन्हें इशारे से बताती है कि मुझे भूख लगी है। जी कहती है कि बाहर तेज बारिश है तो तुम इस जगह से बाहर ना आना और तुम जानती हो कि कोई भी तुम्हें पकड़ सकता है। तो टैंग प्रॉमिस करती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। जी अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक स्टोर में जाती है तो लड़की वहाँ सोई हुई थी। वो कुछ पैकेट चुरा कर बाहर भागती है मगर कर्ज लेने वाले उसे अपनी गाड़ी से हिट कर देते हैं। तो जी के हाथ से सारे पैकेट नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत कोशिश करती है कि वो पैकेट उठाकर अपनी बेटी के पास ले जाए। टैंग उसे दूर से देख रही थी। वो बाहर आने लगती है तो जी उसे इशारा करती है कि तुम बाहर ना आओ। मगर टैंग अपनी माँ की कंडीशन को देखती है तो उनकी हेल्प के लिए बाहर आती है। मगर टैंग का डैड बाहर ही था तो वो उसे उठाकर ले जाता है। जी चिल्लाती रहती है कि तुम ऐसा ना करो, मगर वो बहुत घायल थी तो हेल्पलेस थी। और फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं। जी इस टाइम बहुत बड़े घर में रहती थी और हमें ये तो नहीं बताया जाता कि वो इतनी रिच कैसे बनी, मगर अब उसके पास बहुत से सर्वेंट थे। तभी उसका अडॉप्टिव बेटा फेंच वहाँ आता है और जब वो उसे मॉम कहकर बुलाता है तो जी अपने पेंडेंट को देखकर अपनी बेटी टैंग को याद कर रही थी। फेंच उन्हें बताता है कि आपको होटल की इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो मैं आपको ले जाता हूँ। दूसरी साइड पर टैंग को देखते हैं, वो भी अपने पेंडेंट को देखकर अपनी मॉम को याद कर रही थी और इस टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प के लिए टिकट सेल कर रही थी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड शेंग को टेक्स्ट करती है कि तुम यहाँ मेरे पास आओ। शेंग उसके लिए कॉफी लेकर आता है। टैंग उसे बताती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो देखो मैंने तुम्हारे लिए पैसे कलेक्ट किए हैं। शेंग उसे कॉफी देकर कहता है कि पहले तुम मुझे अपने हाथ वार्म करने दो और इतनी ठंड में तुम खड़े होकर मेरे लिए काम कर रही हो। टैंग उसे इशारे से बताती है कि तुम बहुत झूठे हो। तो शेंग उसे कहता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो और तुम ट्रस्ट करो कि मेरा हर वर्ड सिंसियर है और मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ नाइस रहूंगा। और वह टैंग के साथ सेल्फी बनाता है तो किसी फ्रेंड को सेंड करता है। तो फ्रेंड रिप्लाई करता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शेंग अपने फ्रेंड से चैट कर रहा था और यहाँ से हमें पता चलता है कि शेंग भी बिल्कुल टैंग के डैड जैसा था और वो टैंग को अपने बेनिफिट और पैसे अर्न करने के लिए यूज कर रहा था। टैंग उसे पैसे देती है तो शेंग उसे कॉफी देकर चला जाता है, मगर टैंग क्योंकि बहुत इनोसेंट थी तो वो इसी बात से खुश हो रही थी कि शेंग उसके लिए कॉफी लाया और वो एक बार फिर से टिकट बेचने लगती है। तभी वो सामने जी को गाड़ी में देखती है तो उसे देखे जाती है। जी भी उसे देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती, मगर वो अपनी बेटी को याद करने लगती है। फेंजो ने बताता है कि आप युनहा होटल की इंस्पेक्शन के लिए जा रही हैं। ये बात कोई नहीं जानता। दूसरी सर पर शेंग प्लान कर रहा था कि वो टैंग को युनहा होटल बुलाकर उसे बेच देगा। तो वो टैंग को टेक्स्ट करता है कि तुम युनहा होटल के 606 रूम में आना और वहाँ तुम्हारे लिए एक ड्रेस रेडी है, तुम वो ड्रेस पहनना तो तुम्हारे लिए इसके बाद एक सरप्राइज है। और वो टेक्स्ट करके वहाँ से जाने लगता है तो उसकी रिच गर्लफ्रेंड शाओ से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। शेंगू से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं फिर आऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है तो शाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ लड़कों की पिक्चर्स देख रही थी और वो वीचैट पर शेंग का मैसेज देखती है जहाँ उसने टैंग को मैसेज किया था और ये देखकर कि उसने किसी लड़की को 606 रूम में बुलाया है, कहती है कि ये मुझे चीट कैसे कर सकता है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम जाकर अभी उसे पकड़ो। और फिर हम देखते हैं कि टैंग जुनहा होटल आ रही थी तो वो देखती है कि जी अपनी व्हीलचेयर को ब्रेक नहीं लगा पा रही। तभी एक गाड़ी उसे हिट करने वाली थी कि टैंग उन्हें बचा लेती है और उनकी व्हीलचेयर को रोकते हुए उसकी नीज इंजर्ड हो जाती है। टैंग जब उन्हें सामने देखती है तो उन्हें पहचानने की कोशिश करती है और उसे लगता था कि ये उसकी मॉम है। जी भी उसके लिए बहुत वरीड होती है। तभी फेंच वहाँ आता है तो वो जी को मॉम क्या को बुलाता है। तो टैंग सोचती है
कि ये मेरी मॉम नहीं हो सकती क्योंकि मुझसे बड़ा तो इनका बेटा है। जी उसका थैंक्स करती है और पूछती है कि तुम कैसी हो। तो टैंग उन्हें लिखकर बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। वो वहाँ से चली जाती है। तो जी फैन से कहती है कि ये बोल नहीं सकती तो क्या ये मेरी टैंग हो सकती है, और वो दूर तक टैंग को जाते देखती रहती है। तो फैंस कहता है कि इन 15 सालों में हम काउंटलेस लड़कियों से मिले जो म्यूट हैं, मगर उनमें से कोई भी आपकी टैंग नहीं थी। मगर जी श्योर थी और कहती है कि ये मेरी टैंग हो सकती है। फैंस कहता है कि हम पहले जाकर इंस्पेक्शन करते हैं, बाद में इस लड़की के बारे में जानेंगे। और उधर टैंग जैसे ही रूम में जाती है तो शैंग ने ऑलरेडी उसके लिए ड्रेस रखी हुई थी और उसके साथ एक नोट था कि तुम शावर लेकर ड्रेस चेंज करो और थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो रूम में बहुत अंधेरा था। तो शैंग ने जिस लड़के को हायर किया हुआ था उसे इशारा करता है कि तुम रूम में जाओ। वो लड़का आकर टैंग को होल्ड कर लेता है और वो क्योंकि बोल नहीं सकती थी तो बहुत रोती और चिल्लाती है। वो लड़का उसे बुली करने लगता है। तभी शैंग वहाँ आता है और साथ ही लाइट्स भी ऑन हो जाती है। तो शैंग टैंग को ब्लेम करता है कि तुमने मुझे चीट किया। टैंग उसे समझाती है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती और रूम में बहुत अंधेरा था तो मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आया। मगर शैंग उसे ब्लेम करता है कि तुमने खुद इस लड़के को यहाँ बुलाया। वो बाहर चले जाता है तो टैंग उसके पीछे ही जाती है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। शैंग उसे बहुत ह्यूमिलेट करता है तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो टैंग को बुली करते हैं कि ये लड़की बहुत बेशरम है और ये अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। और कोई दूसरा कहता है कि इसकी एज देखो, ये बहुत छोटी सी है, मगर इसकी ड्रेसिंग देखो, ये लड़कों को सेड्यूस करती है। तभी जी फैंस के साथ वहाँ आती है तो उनकी बातें सुनकर फैंस से कहती है कि तुम पता लगाओ कि सच क्या है। फैंस वहाँ से चला जाता है। जी को किसी को कॉल आती है तो वो कॉल रिसीव करने साइड पर चली जाती है। तभी शैंग की गर्लफ्रेंड शियाओ वहाँ आती है तो वो टैंग से कहती है कि तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की हिम्मत कैसे की। टैंग उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो शियाओ से कहती है कि क्या तुम्हारी औकात है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने, और फिर उसे कहती है कि तुम्हें दूसरों के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें मजा सिखाती हूँ। और वो अनाउंस करती है कि जो जो इस लड़की को किस करेगा उसे 10,000 मिलेंगे। और शैंग सब कुछ देखकर बहुत इंजॉय कर रहा था। शियाओ वहाँ पैसे फेंकती जाती है तो बहुत से लड़के सामने आते हैं और टैंग को किस करते जाते हैं। और मैडम जी जैसे ही फोन सुनकर वहाँ वापस आती है तो टैंग की कंडीशन देखकर कहती है कि ये सब स्टॉप करो। सब लोग उनकी बात सुनकर रुक जाते हैं। तो शियाओ कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मैं यूनहा होटल की शेयर होल्डर हूँ और ये मेरी प्लेस है, तुम यहाँ से जाओ। जी कहती है कि यूनहा होटल चिन फैमिली की प्रॉपर्टी है तो तुम 5% के शेयर से इस होटल की मालकिन कैसे बन गई। और शियाओ अपने सब फ्रेंड्स को यही बताती थी कि वो ही इस होटल की मालकिन है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता कि इस होटल में मेरे कितने शेयर्स हैं। तो मैडम जी उसे कहती हैं कि मिसेस चिन मैं हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तो शियाओ बहुत हंसती है और कहती है कि क्या मैं मिस्टर चिन को नहीं जानती, और तुम इतनी एजड हो तो उसकी वाइफ कैसे हो सकती हो। और फिर उन्हें व्हीलचेयर से नीचे गिराती है और बहुत ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो उठकर दिखाओ। और फिर उन्हें बहुत बुली करती है। टैंग खुद को छुड़ाती है तो उनकी हेल्प के लिए आती है। तो शिया अनाउंस करती है कि जो कोई इन लोगों की ड्रेस उतारेगा उसे 1 मिलियन मिलेंगे। तो बहुत सी लड़कियां सामने आती हैं और उनकी ड्रेस उतारने की कोशिश करती हैं। तभी शिया शैंग से कहती है कि तुम जाकर टैंग की ड्रेस उतारो। और जैसे वो आगे जाता है तो फैन जाकर उसे हिट कर देता है और अपनी मॉम को उठाता है और टैंग को अपने कोट से कवर करता है। शिया उसे वहाँ देखकर कहती है कि मिस्टर चिन मुझे नहीं पता था कि आप इस लेडी को जानते हैं और तुम चाहे चिन फैमिली के बेटे हो मगर तुम मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। तो फैन उसे बताता है कि ये मेरी मॉम है। तो शियाओ उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और शैंग ये देखकर कि चिन होटल का ऑनर टैंग को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पांव पकड़ लेता है और कहता है कि शियाओ ने मुझे फोर्स किया तो मैंने ये सब कुछ किया, मगर मैं रियल में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। टैंग उसे स्लैप करती है तो शैंग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सिंसियर हूँ। तो फैन टैंग को फुटेज दिखाता है और कहता है कि इसने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए उस लड़के को हायर किया था और इसी ने तुम्हें प्रेम किया और इसने ऑलरेडी रूम में कैमरा लगाया हुआ था और ये तुम्हारी वीडियो सेल करके बहुत से पैसे अर्न करता। शैंग कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो फैंज उसे हिट करता है। शैंग जाकर शियाओ के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप ना करो। शियाओ से कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुमसे रिलेशन रखूं। शैंग उसे हिट करता है तो वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तो जी अनाउंस करती है कि आज से लू फैमिली को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाला जा रहा है। शियाओ उनके पांव पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दे और मुझे एक चांस दे, मगर मेरी फैमिली इस तरह बैंकक्रप्ट हो जाएगी। मगर जी पुलिस को बुलाती है तो वो लोग शियाओ और शैंग को ले जाते हैं और वो लोग होटल से बाहर आते हैं। तो टैंग जी से कहती है कि मैं घर चलती हूँ। तो फैंज उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। और वह जाते हुए जी को साइन लैंग्वेज में बाय बाय कहती है। वो वहाँ से चले जाते हैं तो जी याद करती है कि जब वो टैंग को साइन लैंग्वेज सिखाया करती थी तो टैंग हमेशा बाय के साइन के लिए हमेशा रॉन्ग फिंगर यूज करती थी। तो वो फैन से कहती है कि ये रियल में मेरी टैंग ही है
और मुझे उसके पास ले चलो। तो वो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टैंग जब अपने घर जाती है तो उसका अडॉप्टिव फादर मिस्टर मो और उसकी सिस्टर ली उसे बताते हैं कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी किया है। ली उसे कहती है कि तुम ड्रेस चेंज करके आओ और फिर आकर तुम अपनी बर्थडे का केक काटना। और मिस्टर मो ने एक आदमी को बुलाया हुआ था जिसका बेटा मेंटली इल था और वो टैंक को बेचकर उससे पैसे ले रहा था। टैंक रेडी होकर आती है तो मिस्टर मो का थैंक्स करती है कि आपने मुझे पाला और आप मेरी बहुत केयर करते हैं। मिस्टर मो से कहता है कि मैंने तुम्हें पाला तो मेरा तुम पर एहसान है, इसलिए तुम इस लड़के से शादी करो और मेरा एहसान चुकाओ। टैंक कहती है कि ये लड़का मेंटली इल है तो मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। तो वो आदमी मिस्टर मो से कहता है कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवानी पड़ेगी। तो टैंक बहुत डिसअपॉइंट होकर कहती है कि क्या आप मुझे बेच रहे हैं। तो मिस्टर मो से कहता है कि तुम गूंगी हो और ये मेंटली इल, तो तुम दोनों का कपल अच्छा रहेगा। टैंक वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर मो उसे स्लैप करता है। तो वो लड़का मिस्टर मो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप इस पर हाथ नहीं उठा सकते। और जब उस लड़के का फादर देखता है कि उसका बेटा टैंक को पसंद करने लगता है तो मिस्टर मो से कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन और दूंगा मगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाओ। और टैंक क्योंकि मिस्टर मो से बचने के लिए हमेशा ली के पीछे छुपती थी तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मगर ली उसे स्लैप करके कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर मो ली से कहता है कि मैं गैम्बलिंग में हार गया हूँ तो इसके बदले तुम्हें मेरे फ्रेंड के बेटे से शादी करनी पड़ेगी। तो ली कहती है कि आप जानते हैं कि वो मेंटली इल है और उसने ऑलरेडी बहुत सी शादियां की हुई हैं, इसलिए मैं उसे शादी नहीं करूंगी। तो मिस्टर मो से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो ली उन्हें कहती है कि आपकी एक और भी बेटी है तो आप उसकी शादी करवाएं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ली टैंग को उस लड़के की तरफ धक्का देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। और बाहर जाकर वो जी को देखती है जो फ्रेंच के साथ उसी तरफ आ रही थी। वो उनके हाथ में एक पेंडेंट देखती है तो सोचती है कि ऐसा पेंडेंट तो सिस्टर के पास है। और जब वो उनकी बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर की मदर यही है। और टैंग ने उन लोगों को बताया हुआ था कि उसका नाम शीशा है, इसलिए सब लोग उसे शीशा ही के नाम से जानते थे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि उस पागल लड़के का फादर मिस्टर मो को बहुत पैसे देता है। तो लड़का सबके सामने टैंग को बहुत बुली कर रहा था। टैंग बहुत रोती और चिल्लाती है। तभी एक डंडा उस लड़के के सर में लगता है तो उसका फादर कहता है कि किस में हिम्मत है जिसने मेरे बेटे को हिट किया। तो जी कहते हैं कि इस सिटी में कोई ऐसा क्राइम नहीं जो मुझसे छुप सके और मैं किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं होता देख सकती। और जब वो उन लोगों को अपना इंट्रो करवाती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं और वो टैंक को अपने पास बुलाती है। तो मिस्टर मो कहता है कि मैंने इस बच्ची को फ्लड से बचाया था और ये मेरी बेटी है और ये बस उस लड़के के साथ चैट कर रही थी, इसे किसी ने बुली नहीं किया। तो टैंक बताती है कि ये मुझे सेल कर रहे थे मगर मैं किसी पागल से शादी नहीं करूंगी। तो जी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। टैंक कहती है कि क्या आप मुझे अपने साथ रख सकती हैं। तो जी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो टैंक हाँ बोलती है। तो जी कहती है कि आज से ये चीन फैमिली की मेंबर है। तो मिस्टर मो कहता है कि चाहे आप रिच हैं मगर हम लोग पुअर हैं और हम लोग बेटी की शादी ऐसे ही करते हैं, इसलिए आप मेरी बेटी को साथ नहीं ले जा सकती। तो जी कहती है कि तुम एक पागल से अपनी बेटी की शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। मिस्टर मो कहता है कि मैंने इनसे बहुत सा कर्ज लिया है तो मैं बस इसे सेल कर रहा हूँ और ये हमारे यहाँ का रूल है तो आप मुझे मना नहीं कर सकती। और अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को सेल ना करूँ तो आप मुझे पैसे दें। तो जी उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मिस्टर मो कहता है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए। जी कहती है कि तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे। तो मिस्टर मो बहुत खुश हो जाता है। जी कहती है कि तुमने अपने इन हाथों से गैम्बलिंग खेली जिसके कारण तुम हार गए और तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो, इसलिए तुम्हारी एक एक फिंगर के बदले तुम्हें 1 मिलियन मिलेंगे। और वो ऑर्डर करती है कि इसकी फिंगर्स काट दो। टैंक कुछ नहीं बोलती तो मिस्टर मो कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, मैंने तुम्हें पाला तो तुम इन्हें मना क्यों नहीं करती कि ये मेरे साथ ऐसा ना करें। मगर टैंग उन्हें बताती है कि मैं आपको नहीं बचाऊंगी और वो जी से कहती है कि आप इसे एक पैनी भी ना देना। फ्रेंच उनकी फिंगर्स काट देता है। तो जी कहती है कि इस पागल लड़के को भी डील करो क्योंकि इसने बहुत सी लड़कियों की लाइफ बर्बाद की। उसका फादर चिल्लाता है और कहता है कि मेरा एक ही बेटा है, इसे छोड़ दें। और मैंने इसकी इतनी ज्यादा शादियां इसलिए करवाई कि मुझे अपनी फैमिली के लिए वारिस चाहिए। तो जी फैन से कहती है कि इसका बेटा इस लायक ना रहे कि इसे फैमिली का वारिस मिले। तो फैंच अपने गार्ड्स के साथ जाकर उस लड़के को बहुत टॉर्चर करता है और जी खुश हो रही थी कि मैंने एक लड़की को सेल होने से बचा लिया। नेक्स्ट सीन में हम वो को देखते हैं और वो भी एक अनाथ लड़की है मगर इसे मैडम जी ने अडॉप्ट किया था और अब वो यही समझती थी कि वो उनकी ही बेटी है, इसलिए जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। तो उसकी मेड्स उसे कहती हैं कि आप यंग मास्टर को सीड्यूस करें, अगर आपकी शादी उनसे हो जाए तो आप यंग मिस्ट्रेस बन जाएंगी। तभी एक सर्वेंट आकर उसे बताती है कि मैडम वापस आ गई हैं
और वो जब बाहर जाती है तो टैंग को उनके साथ देखकर खुश नहीं होती। जी उसे कहती है कि तुम इस लड़की के लिए अपने स्टेटस का रूम सेट करो। वो उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती तो फेंच कहता है कि मैडम तुमसे बात कर रही हैं। तो मैडम जी वो को बताती है कि ये नई मेड है, मगर ये सेपरेट रूम में रहेगी और इसका स्टेटस सब मेड से ऊपर होगा। वो टैंग को अपने साथ ले जाती हैं तो मेड्स वो से कहती हैं कि मैडम इस नई लड़की को सेपरेट रूम क्यों दे रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैडम उस लड़की को आप जितनी वैल्यू दे रही हैं। तो वो उनकी बातें सुनकर बहुत जेलस होती है। और नेक्स्ट डे टैंग वो को बताती है कि मैडम ने मुझे अपनी केयर के लिए रखा है। तो वो कहती है कि इतने सालों से मैं उनकी केयर कर रही हूँ और उनके लिए मैंने नर्सिंग की ताकि उनकी अच्छे से केयर कर सकूं, और तुम जानती हो कि वो बीमार रहती हैं और क्या तुम्हें एबिलिटी है कि जब उनकी कंडीशन खराब हो तो उनकी केयर कर सको। तो टैंग उसे लिखकर बताती है कि मैं सब कुछ सीख लूंगी। वो कहती है कि तुम गूंगी हो तो तुम किसी को कैसे बताओगी कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। वो उसे बहुत ह्यूमिलेट करती है मगर टैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तो वो को उस पर और गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि सब मेड्स जब डिनर टेबल पर लगाती है तो जी टैंग से कहती है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। टैंग मना कर देती है तो जी उसे बार बार फोर्स करती है। तो टैंग उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है और सोचती है कि ये इस टाइम बिल्कुल मेरी मॉम जैसी लग रही हैं। जी उसे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो टैंग बहाना बनाती है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी उनकी बात सुनकर बहुत हंसती है और वो प्यार से उसके फेस को टच करती हैं तो मेड्स और जेलस होती हैं। जबकि फेंच कहता है कि मॉम इतने सालों से कभी खुश नहीं हुई मगर तुम्हें देखकर ये बहुत खुश हो रही हैं। तो टैंग सोचती है कि काश ये रियल में मेरी मॉम होती, और फिर सोचती है कि क्या मैं पागल हूँ, ये फेंच की मॉम है तो मेरी मॉम कैसे हो सकती है। और कुछ मेड्स दूर खड़ी उन पर कमेंट कर रही थी। वो आकर उनकी बातें सुनने लगती है। एक मेड कहती है कि मैडम ने शीशा को अपने साथ ऑफर की कि वो उनके साथ बैठकर खाना खाए और इसका मतलब ये है कि वो उसे पसंद करने लगी है। तो दूसरी मेड कहती है कि मुझे लगता है कि वो यंग मास्टर के लिए उसे पसंद कर रही है और शीशा जल्द यंग मिस्ट्रेस बनने वाली है। वो उनकी बातें सुनती है तो कुछ प्लान करने लगती है और टैंग किचन में जाती है तो वो की सिंसियर मेड्स उसे बहुत से बर्तन धोने को देती हैं और फिर उसे बुली करती है कि तुम गूंगी हो तो तुम्हें तो कुछ करना नहीं आता होगा। और एक मेड डिश गिराकर तोड़ देती है और टैंग से कहती है कि ये डिश तुमने तोड़ी। टैंग कहती है कि ये डिश तुमने तोड़ी है, मुझे फ्रेम क्यों कर रही हो। और वो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो सामने आती है तो टैंग उसे कंप्लेन करती है कि मैंने ये डिश नहीं तोड़ी मगर ये लड़की मुझे ट्रैप कर रही है। तो वो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि ये डिश तुमने तोड़ी है तो तुम क्या करोगी। टैंग कहती है कि मैंने तो आपके साथ बुरा नहीं किया तो आप मुझे फ्रेम क्यों कर रही हैं। वो कहती है कि तुम जब ऐसे इनोसेंट फेस बनाती हो तो मुझे तुम्हारा फेस अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही टैंग कांच उठाने लगती है तो वो उसके हाथ पर पाँव रख देती है तो टैंग का हाथ घायल हो जाता है। वो उसे कहती है कि ये बाउल इटली से आया था और इसकी प्राइस मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी और मैडम की कंडीशन खराब है, अगर तुमने उन्हें कंप्लेन की तो तुम्हारा ये हाथ तुम्हारे पास नहीं रहेगा। टैंग बाहर जाती है तो मैडम जी को देखकर सोचती है कि इनकी कंडीशन खराब है तो मैं इन्हें अपसाइड नहीं कर सकती। जी उसे वहाँ देखती है तो अपने पास बिठाती है और पूछती है कि तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। तो टैंग उन्हें वरी नहीं करना चाहती थी तो कहती है कि मैं बस होम सिक फील कर रही हूँ। जी कहती है कि तुम्हारा फादर इतना क्रूअल है तो तुम उसे याद क्यों कर रही हो। तो टैंग कहती है कि मेरी एक सिस्टर भी है जो मेरे साथ बहुत नाइस है और मैं इस टाइम उसे मिस कर रही हूँ। और जी सोचने लगी थी कि ये उसकी बेटी है तो ये जानकर कि उसकी एक सिस्टर भी है वो सोचती है कि ये मेरी बेटी नहीं, तो उनकी कंडीशन खराब होने लगती है। टैंग कहती है कि चाहे वो मेरा अडॉप्टिव फादर है मगर मेरी सिस्टर मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। तो ये जानकर कि मिस्टर मो उसका अडॉप्टिव फादर है जी को ट्रस्ट होने लगता है कि यही उसकी बेटी है तो उसकी कंडीशन और खराब होने लगती है। फेंच उन्हें मेडिसिन देने लगता है तो जल्दी में उसके हाथ में नेल चुभ जाता है। वो जी को मेडिसिन खिलाता है तो टैंग इशारा करती है कि तुम्हारा हाथ घायल है तो जी उसे कहती है कि तुम जाकर फेंच के हाथ की बैंडेज करो। टैंग अंदर जाकर फेंच के हाथ पर मेडिसिन लगा रही थी। वो उन्हें देखकर जेलस होती है तो आकर फेंच से कहती है कि मेडिसिन मैं लगाती हूँ मगर फेंच उसे मना कर देता है और कहते हैं कि मेरे हाथ की बैंडेज शीशा करेगी। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि पहले तुमने मैडम को मुझसे छीन लिया और अब उस पर्सन को जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर हम देखते हैं कि ली जिन हाउस के बाहर खड़ी अपनी सिस्टर को देख रही थी और ये बात वो ऑलरेडी जानती थी कि शीशा की मदर मैडम जी ही है। तो वो सोचती है कि मुझे किसी तरह शीशा की आइडेंटिटी खुद लेनी होगी और मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैडम जी की बेटी मैं हूँ। और टैंग मैडम जी को बाहर लाती है तो मैडम जी ये जानने के लिए कि वो उनकी बेटी है कि नहीं उसे बताती है कि सालों पहले मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई थी और अगर वो मुझे मिले तो अब वो तुम्हारी एज की होगी। तो टैंग उन्हें ट्रस्ट दिलाती है कि आपको आपकी बेटी मिल जाएगी और फिर उन्हें कहती है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी। और जी क्लू ढूंढ रही थी और उसे क्लू नहीं मिलता तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। टैंग उन्हें मेडिसिन देने लगती है मगर बॉटल खाली थी। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे तो वो फेंच को कॉल मिलाती है और मैडम जी के सामने करती है ताकि फेंच उनकी आवाज सुने तो बाहर आए।
और जब देखती है कि उनकी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है तो किसी को बुलाने के लिए अंदर की तरफ भागती है और मैडम जी अपनी व्हीलचेयर को चलाने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। टैंक जब मुड़कर देखती है तो उन्हें उठाने के लिए भागती है। तभी फैंच वहाँ आता है तो वो कहता है कि तुम मेरी मॉम की केयर नहीं कर सकती, तुम मेरे घर से चली जाओ। तो वो अपने रूम में जाकर अपना सूटकेस पैक कर रही थी। तभी वो वहाँ आती है तो वो उसके सर पे एक डंडा मारती है। टैंक का सर घायल हो जाता है तो वो मेयर से बोलती है कि इसे अपने साथ ले जाओ और वो उसे जिन हाउस के वेयर हाउस में ले जाती है। तो वो मेयर से कहती है कि मैडम इसे इसलिए ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि ये गूंगी है और सालों पहले उनकी अपनी बेटी खो चुकी है और वो भी गूंगी थी, तो इसी कारण वो गूंगे लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं। तो वो टैंक से कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी तो तुम अब से म्यूट नहीं रहोगी। टैंक के सर से ब्लड निकल रहा था और वो बेरहमी से उसकी फिंगर में आकुपंचर की पिंच बोती है और उसके दोनों हाथ घायल कर देती है। टैंक बहुत चिल्लाती है मगर वो बोल नहीं पाती। तो एक मेड कहती है कि आप इन्हें जाने दे, मगर वो उनकी बात नहीं मानती और फिर कहती है कि तुम कोयले जलाकर यहाँ लाओ। और टैंक का हाथ उसके ऊपर करके कहती है कि जब तुम्हारा हाथ जलेगा तो तुम बोलने लगोगी। और मेयर्स उसकी ऐसी कंडीशन देखकर बहुत डर रही थी। टैंक बहुत रोती और चिल्लाती है और फिर कुछ वर्ड उसके मुंह से निकल आते हैं और वो कहती है कि मॉम टैंक आपको बहुत मिस कर रही है। तभी जीप फैंच और गार्ड के साथ वहाँ आती है और वेयर हाउस का शटर खोल के कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो और मेयर्स उन्हें देखकर शॉक रह जाती है। जी कहती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुम शीशा को यहाँ लेकर आओ। दोनों मेयर्स उसके पांव पकड़ लेती है और कहती है कि हमें मिस वू ने बोला तो हमने ये सब किया, मगर हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं। तो जी वो से कहती है कि मैंने तुम्हें पाला और इतना प्यार दिया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरों के साथ ऐसा करोगी। वो कहती है कि आपने इतने सालों से मुझे वो पोजीशन नहीं दी जो आपने शीशा को दे दी और क्या आप भूल गई कि सालों से मैं आपकी केयर कर रही हूँ। तो जीव से कहती है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं और वो बहुत मुश्किल से चेयर से खड़ी होती है और वो को स्लैप करती है और कहती है कि तुम मेरी फैमिली के डॉग जितनी भी वैल्यू नहीं रखती। और फिर उसकी फिंगर में आकुपंचर पिंच चुभोती है और चेयर पर बैठाकर उसके मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है कि तुम शीशा का मुकाबला नहीं कर सकती, मगर वो उसे इतना टॉर्चर नहीं करती जितना वो ने टैंक को किया था। नेक्स्ट डे टैंक मैडम जी के रूम में आती है तो जी कहती है कि तुम तो जाने वाली थी तो गई क्यों नहीं। तो टैंक कहती है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अगर आप मुझे बोलेंगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो फिर मैं जाऊंगी। और फिर उनका थैंक्स करती है कि आपने मुझे बचाया और मुझे लग रहा था कि मेरी डेथ हो चुकी है। तो जी उसके हाथ पकड़ के कहती है कि क्या तुम्हारी फिंगर्स में पेन है। तो टैंक नाम में सर हिलाती है। तो जी उसे कंफर्ट करती है कि ऐसा फिर नहीं होगा और वो उसे बहुत प्यार से देखकर सोचती है कि मेरी टैंक भी बड़ी होकर बिल्कुल ऐसी दिखती होगी और कितना अच्छा होता कि अगर ये मेरी टैंक होती। और फिर हम देखते हैं कि टैंक जी के लिए खुद खाना बनाना चाहती थी तो वो ग्रोसरी लेने बाहर जा रही थी। तो शेफ उसे पूछता है कि अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मगर वो मना कर देती है और ली बाहर साइड पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि मैडम जी इस म्यूट को बहुत वैल्यू देती है। और जैसे टैंक बाहर जाती है तो ली मैडम जी के पास आकर उन्हें साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैं शीशा की सिस्टर हूँ और प्रिटेंड करती है कि वो भी म्यूट है। और टैंक जब वापस आती है तो ली उसे देखकर साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और टैंक जानती थी कि उसने अपने फादर के साथ मिलकर उसे सेल करने की कोशिश की तो वो उसे पुश कर देती है। तो मैडम जी को बहुत बुरा लगता है और ली को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए टैंक सोचती है कि ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है कि ये म्यूट है। तो वो ली से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। ली वहाँ से जाने लगती है तो सोचती है कि ये मुझे रोक ले। उसे टैंक तो नहीं रोकती, मगर मैडम जी कहती है कि तुम यहाँ रुको। तो टैंक ये जानकर कि वो उसे पसंद करती है वो वहाँ से चली जाती है। तो ली मैडम जी से कहती है कि सिस्टर को अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ रुकूं। मैडम जी कहती है कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए उसने ऐसा बोला, वरना वो तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश है। तो वो मेड से बोलती है कि इसके रहने का अरेंज करो। तो मेड कहती है कि क्या हम इसके लिए सेपरेट रूम का अरेंज करें। तो मैडम जी कहती है कि ये आप लोगों के साथ रहेगी। तो ली सोचती है कि ये मेरे साथ मेड जैसा बर्ताव क्यों करेगी। और टैंक को क्योंकि वो अपनी मॉम जैसी लगती थी तो वो पेंडेंट देखकर अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी। और जब वो जी को आते देखती है तो वो अपना पेंडेंट छुपा लेती है। और मैडम जी देखती है कि वो बहुत दुखी है तो कहती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को इसलिए रोका कि वो तुम्हारे पास रहना चाहती थी। तो जी सोचती है कि मुझे लगा कि ये उन्हें पसंद करने लगी है। और मैडम जी एक बार फिर जानने के लिए कि वो उनकी बेटी है कि नहीं कहती है कि अभी तक मुझे अपनी बेटी नहीं मिली इसलिए मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो टैंक कहती है कि मैं आपकी बेटी बनकर आपकी केयर करूंगी। जी उसे कहती है कि अगर चीन फैमिली में कोई तुम्हें तंग करे तो तुम उससे फाइट करना, मगर नेक्स्ट टाइम तुम घर छोड़कर ना जाना। और ली दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी तो सोचती है कि मैं शीशा की जगह खुद दूंगी और इसकी लाइफ डेथ से भी बुरी बनाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि रात को
ली बहुत सी ज्वेलरी चोरी करती है और बैग में भा रही थी। टैंग उसे देख लेती है तो वो ली को रोकती है, मगर ली बाहर भाग जाती है तो टैंग भी उसके पीछे चली जाती है। और ली क्योंकि ये बात ऑलरेडी जानती थी कि मैडम जी ही उसकी मॉम है, इसलिए उनके अगेंस्ट बहुत सी बातें करती है और कहती है कि वो बहुत बुरी लेडी है, उसने तुम्हें प्यार इसलिए दिखाया कि वो तुम्हें यूज करे। तो टैंग उसे फाइट करने लगती है। ली उसे पूछ करती है तो टैंग नीचे खाई में जा गिरती है और उसका साथ पत्थर से टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। तो वो नीचे जाकर टैंग का पेंडेंट उतार लेती है और जब घर वापस जाती है तो मैडम जी फेंच के साथ कहीं जा रही थी। ली जानबूझकर उनसे टकराती है और जब नीचे गिरती है तो पेंडेंट हाथ में पकड़ के प्रिटेंड करती है कि उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस ये पेंडेंट है। जी उसके हाथ में पेंडेंट देखती है तो इमोशनल हो जाती है। ली उसे इशारे से बताती है कि ये मेरी मॉम का है, तो जी भी उसे अपना पेंडेंट दिखाती है और उसे लग रहा था कि वो उसकी बेटी है तो वो उसे हक कर लेती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टैंग जब जागती है तो बहुत मुश्किल से चलती हुई खाई से बाहर आती है और रास्ते में पड़ा हुआ बैग देखती है तो उसे उठाकर अंदर ले जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि फेंच और जी ली के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तो वो सब कुछ देखकर शॉक रह जाती है। जी उसे इतना इंजर्ड देखती है तो उसके पास आने लगती है, मगर ली उन्हें रोक लेती है। तो जी उसे पूछती है कि क्या तुमने शीशा का ऐसा हाल किया। तो ली बताती है कि पहले इसने मुझसे फाइट की। जी उसे चेक करके कहती है कि तुम तो घायल नहीं तो इसने तुम्हें हर्ट कैसे किया, मगर ली उन्हें टैंक के पास नहीं जाने देती। टैंक एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो गिरने लगती है कि फेंच उसे होल्ड कर लेता है और टैंक जब जागती है तो ली उसके पास बैठी थी। वो उसे वहाँ देखती है तो डर जाती है। ली कहती है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाती तो बहुत अच्छा होता। टैंक उसके हाथ में अपना पेंडेंट देखती है तो कहती है कि ये मुझे रिटर्न करो, क्योंकि ये पेंडेंट मेरी मॉम ने मुझे दिया था और अगर मेरे पास ये न रहा तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकती। तो ली उसे कहती है कि तुम ऑबिडियंट बनकर रहो वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। और जब वो बाहर जाती है तो खुशी खुशी खुद से बोल रही थी कि मैडम जी स्टूपिड है और उन्हें ये भी नहीं पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं। फेंच वहीं आ रहा था तो ली उसे देखकर सोचती है कि इसने कुछ सुना होगा कि नहीं, मगर वो उसके फेस से जांच नहीं कर पाती। फेंच वहाँ से जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने कुछ सुना कि नहीं। फेंच कुछ नहीं बोलता तो ली कहती है कि अगर मैं मॉम से बोलूं कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो वो सिर्फ मेरी ही बात का ट्रस्ट करेंगी। तो फेंच कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और अगर कोई मुझे चीट करे तो मैं उसे खुद डील कर सकता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है तो ली सोचती है कि मुझे शीशा को गायब करना पड़ेगा वरना मेरी रियलिटी सामने आ सकती है। और उसने 2 मेड्स को अपने साथ मिलाया हुआ था। एक मेड आकर उसे बताती है कि मैडम 2 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है और वो टैंक को पूल के पास देखती है तो जाकर उसे पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास पेंडेंट न रहा तो तुम अपनी मॉम को कैसे ढूंढोगे। टैंक उसे पेंडेंट लेने लगती है और ली जैसे देखती है कि मैडम जी वहीं आ रही हैं तो वो खुद पूल में जा गिरती है और प्रिटेंड करती है कि उसे स्विम नहीं करना आता। तो मैडम जी गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इसे बाहर निकालो और उसे अपनी व्हीलचेयर पर बिठाकर उसे अपनी शॉल से कवर करती है। तो ली कहती है कि शीशा ने मुझे पुश किया था। तो टैंक एक्सप्लेन करती है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे पुश नहीं किया था। तो मैडम जी उसे स्लैप करती है और कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि वो स्विम नहीं कर पा रही थी, तो तुमने उसे पानी में धक्का क्यों दिया। टैंक बताती है कि ये झूठ बोल रही है। ली कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाती हूँ। तो टैंक उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम झूठी हो। तो मैडम जी उसे फिर से स्लैप करती है और कहती है कि ये मेरी प्लेस है और तुम कौन होती हो कि डिसाइड करो कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। और वो ली से कहती है कि कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। और टैंक जब देखती है कि वो उनकी बात का ट्रस्ट नहीं करती तो वो डिसहार्ट हो जाती है और सोचती है कि आपने बोला था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगी, मगर आपने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, तो मुझ पर ट्रस्ट क्या करेंगी। मैडम जी टैंक से कहती है कि तुम यहीं खड़ी रहो जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम रॉन्ग थी। ली कहती है कि आपने बोला था कि कोई मुझे बुली नहीं कर सकता और इसने मुझे पानी में गिराया तो आप इसे पनिश करें। तो मैडम जी टैंक से कहती है कि तुम पूल में कूद जाओ और मॉर्निंग तक तुम बाहर नहीं आ सकती। तो ली सोचती है कि ये कितनी क्रूअल है और टैंक पानी में नहीं जाती तो जी गार्ड्स को बोलती है तो गार्ड्स टैंक को पानी में फेंक देते हैं और टैंक जब स्विम नहीं कर पाती तो बहुत चिल्लाती है। जी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, मगर ली एक बार फिर उनका हाथ पकड़ लेती है तो जी उसे लेकर चली जाती है और जी बहुत प्यार से उसके बाल ड्राई कर रही थी। तो ली कहती है कि शीशा ने मुझे मारने की कोशिश की तो आपने उसे ठीक से पनिश नहीं किया। जी कहती है कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ये सब मिस्टेकनली हुआ, मगर ली नहीं मानती और कहती है कि उसे पुलिस के हैंडओवर करें। तो जी सोचती है कि उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तो मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी, मगर फिर अपने ही डिसीजन से दुखी हो जाती है। और नेक्स्ट डे वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो टैंक के बारे में क्या डिसीजन ले। तभी फेंच वहाँ आता है तो वो पूछता है कि आप इतने अपसेट क्यों हैं। तो जी कहती है कि शीशा को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटी टैंक है। तो फेंच कहता है कि शायद इसलिए कि वही आपकी रियल बेटी है। जी बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो।
फैंच कहता है कि शीशा और ली एक ही घर में एक साथ बड़ी हुई हैं और हम नहीं जानते कि पेंडेंट किससे बिलोंग करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ली ने उसकी आइडेंटिटी चोरी की हो और हम लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि आपकी रियल बेटी कौन है। ली दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। फैंच कहता है कि 3 दिन में रिपोर्ट सामने आ जाएगी और हमें सच का पता चल जाएगा। ली सोचती है कि मैं जल्द एक्सपोज होने वाली हूँ। वो टैंक के रूम में जाती है तो अपने सेल फोन से किसी लड़के को टेक्स्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। टैंक वॉशरूम से बाहर आती है तो पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्यों आई। लियो से कहती है कि अगर तुम्हें अपना पेंडेंट वापस चाहिए तो कल मैं इसे बाहर फ्लावर में छुपाऊंगी, अगर तुम इसे ढूंढ लो तो पेंडेंट तुम्हारा हो जाएगा। जैंग कहती है कि तुम मुझे फ्रेम तो नहीं कर रही, तो ली कहती है कि अगर तुम्हें पेंडेंट चाहिए तो तुम इसे ढूंढ लेना और अगर नहीं चाहिए तो तुम अपनी मॉम को भूल जाओ। और नेक्स्ट डे सारी मेड्स ली का पेंडेंट ढूंढ रही थी। जी वहाँ आती है तो पूछती है कि तुम लोग क्या ढूंढ रही हो। तभी ली बाहर भागती आती है तो कहती है कि मेरा पेंडेंट खो गया। तो जी उसे कहती है कि मैं तुम्हें पेंडेंट नया ले दूंगी। तो ली कहती है कि चाइल्डहुड ही से पेंडेंट मेरे गले में था तो मैं उसे मिस कर रही हूँ। तभी एक मेड आकर बताती है कि बहुत सी ज्वेलरी चोरी हो गई। तो जी सब मेड्स को बुलाती है और फिर पूछती है कि शीशा कहाँ है। तो एक मेड कहती है कि मैंने अभी अभी उसे बाहर गेट पर देखा है और मेड्स ऑलरेडी ली के साथ मिली हुई थी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टैंक जब बाहर जाती है तो वो प्लांट में छुपा बैग ढूंढ रही थी। बैग उसे मिल जाता है और जब वो खोलती है तो उसे पेंडेंट मिल जाता है तो वो पेंडेंट पहन लेती है। तभी डोर नॉक होता है तो वो पूछने जाती है कि उस लड़के को किससे मिला है और जैसे ही वो डोर खोलती है तो लड़का उसके हाथ से बैग ले लेता है और ली को सामने देखता है तो टैंक के हाथ में एक बैंक कार्ड देता है और कहता है कि ये सब उस ज्वेलरी के बदले है। और ली अपने प्लान के हिसाब से जी को बाहर ले आती है। जी सब कुछ देखती है तो सोचती है कि आज तक सारी ज्वेलरी शीशा ही चोरी कर रही है। जी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे चीट करोगी। टैंग उन्हें एक्सप्लेन करती है कि मैंने कुछ नहीं किया। टैंग उन्हें ट्रस्ट दिलाती है कि ली ने मुझे फ्रेम किया, मगर मैडम जी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती। तो ली की साथी मेट कहती है कि देखिए पेंडेंट में इसी ने चुराया है। ली उसे पेंडेंट वापस लेने लगती है तो टैंग उसे हिट करती है। मैडम जी कहती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को हिट किया। तो वो मेरे से कहती है कि इसे पेंडेंट छीन लो। तो मेयर जबरदस्ती उसे पेंडेंट छीनने लगती है। तभी फैंच वहाँ आता है तो मैडम जी को रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि अभी सच सबके सामने आ जाएगा। और वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि ली फेक प्रूव हो गई। मगर जी रिपोर्ट देखती है तो टैंग से कहती है कि तुम अपना पेंडेंट मेरी बेटी को वापस करो। तो मेयर जबरदस्ती उसका पेंडेंट उतारने लगती है। फैंच कहता है कि मॉम आपको रिग्रेट होगा, आप इस लड़के के साथ बुरा कर रही हैं। मगर जी कहती है कि इसे रिग्रेट होगा कि इसने मुझे चीट किया। मेयर जबरदस्ती उसका पेंडेंट छीन लेती है और वो ली को देती है तो ली पेंडेंट पहनने लगती है। मगर फैंच उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा पेंडेंट नहीं तो तुम इसे नहीं ले सकती। तो जी उसे रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि देखो ये सब क्या है। फैंच कहता है कि मैंने खुद रिपोर्ट देखी थी, शीशा ये आपकी रियल बेटी है और मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट चेंज कैसे हुई। और वो कहता है कि रिपोर्ट ली ने चेंज की। जी कहती है कि रिपोर्ट ये क्यों चेंज करेगी। तो एक मेड कहती है कि यंग मास्टर शीशा को पसंद करता है, इसी कारण ये उसे फेवर कर रहा है और उन्हें पिक्चर दिखाकर कहती है कि आप ये देखें। तो जी कहती है कि वीकनेस मेरी है कि मैं तुम पर नजर नहीं रख सकी और मुझे नहीं पता था कि तुम शीशा को सीक्रेटली पसंद करने लगे हो। फैंच कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं और ली ने ये पिक्चर फेक बनाई है। तो जी कहती है कि डीएनए टेस्ट के बारे में सिर्फ हम लोग जानते थे, मगर तुम कैसे कह सकते हो कि रिपोर्ट चेंज हो गई। और कहती है कि तुम मेरी बेटी को फ्रेम कर रही हो। फैंच कहता है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लड़की आपको चीट कर रही है, मगर फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि जानता था कि मैडम जी उसकी बात नहीं सुनेगी। तो जी टैंक से कहती है कि तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ क्योंकि मैं चीटर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। टैंक रोते हुए टूटे हुए वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो फैंच उसके लिए सॉरी फील करता है। तो जी उसके मुंह से कुछ वर्ड सुनकर कहती है कि तुमने तो मुझे चीट किया कि तुम म्यूट हो मगर तुम बोल सकती हो। और मैडम जी उसे रोता देखती है तो सॉफ्ट पड़ने लगती है, मगर ली उसका हाथ पकड़ लेती है। तो मैडम जी कहती है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम जैसी लड़की पर तरस खाया। टैंक नीचे गिर जाती है तो फैंच उसे होल्ड कर लेता है। तो मैडम जी उसे कहती है कि इसे घर से बाहर निकाल दो वरना तुम जानते हो कि मुझे और भी बहुत से मेथड आते हैं। तो फैंच उसे बाहर ले जाता है। टैंक बहुत रोती है कि मुझे अपना पेंडेंट वापस लेना है। फैंच उसे कहता है कि इस टाइम मैडम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी और मैं तुम्हारा पेंडेंट लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। टैंक पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। फैंच कुछ सोचता है तो कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक है और अगर वो ना रहे तो तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट मिल जाएगा और मुझे मेरी मॉम। तो टैंक उसकी बात मान जाती है और फैंच से कहता है कि तुम कुछ वर्ड्स बोल सकती हो तो तुम प्रैक्टिस किया करो ताकि तुम और क्लियर बोलने लगो। और फिर उसे कहता है कि कल मैं सब कुछ प्लान करूंगा कि ली की रियलिटी मॉम के सामने आ जाएगी। और नेक्स्ट डे टैंक को अपने साथ होटल ले जाता है और टैंक प्रिटेंड करती है कि वो वहाँ क्लीनर की जॉब करती है। और दूसरी साइड पर वो लड़का जियांग जिसे ली ने फेक रिपोर्ट बनवाई थी कुछ लड़कों से कहता है कि ली ने मुझे चीट किया और मुझे कम पैसे दिए
और वो चीन फैमिली की बेटी बन गई है तो हम उससे ज्यादा पैसे लेंगे। और फेंच दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था तो वो कहता है कि आज ली नहीं बचेगी, इसलिए वो उन लोगों को खरीद लेता है। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि ली होटल में रेडी हो रही थी कि टैंग जानबूझकर उसके रूम में आती है और वहाँ क्लीनिंग करने लगती है और ली को देखती है तो वहाँ से भागने का नाटक करती है। ली सोचती है कि अगर इस टाइम ये मैडम जी के सामने आई तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, तो वो उसे पकड़कर होटल की छत पर ले आती है और पहले उसे बहुत टॉर्चर करती है और फिर 3 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है कि तुम ये सिटी छोड़कर चली जाओ और जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं आराम से नहीं रह सकती। तभी जियांग वहाँ आता है तो ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तो जियांग उसे हिट करके कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम 3 मिलियन में फेक रिपोर्ट खरीद सकती हो और तुमने चीन फैमिली की बेटी की आइडेंटिटी खरीदी है, इसलिए तुम मुझे और पैसे दो। और उधर फेंच मैडम जी के पास जाता है तो पूछती है कि क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम रॉन्ग थे और अगर तुम्हें रियलाइज हो गया है तो तुम घर वापस आ सकते हो। फेंच कहता है कि मैं रॉन्ग नहीं बल्कि राइट था और आप भी मेरे साथ चलें तो आपको भी सच का पता चल जाएगा। तो वो उन्हें छत पर ले आता है तो वो लोग साइड पर खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। जियांग ली को मारता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने रिपोर्ट चेंज की, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम चीन फैमिली की आइडेंटिटी खरीद रही हो। टैंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है तो जियांग उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारी आइडेंटिटी चुराई ताकि वो तुम्हारी जगह ले और सच ये है कि मैडम जी की रियल बेटी तुम हो। ली जियांग को हिट करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं चीन फैमिली की बेटी हूँ और किसी के साथ क्या करना है ये डिसाइड मैं करूंगी। जी उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है और फैन से कहती है कि क्या रियल में शीशा मेरी चैंग है, तो फैंस कहता है कि मैंने रिपोर्ट में खुद देखा था कि शीशा ही आपकी बेटी है। जी कहती है कि उसने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की मगर मैंने उसका ट्रस्ट नहीं किया और अब मैं उसे क्या बताऊंगी कि मैंने उसका ट्रस्ट क्यों नहीं किया और एंड पर जिसने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया वो मैं ही हूँ। उधर ली जियांग के साथ डील करती है और कहती है कि शीशा को तुम अपने पास रखो और मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। जियांग कहता है कि अगर मैडम जी को पता चला तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ली कहती है कि मैं बस थोड़ा सा रोऊंगी तो जैसा मैं बोलूंगी वो वैसा ही करेंगी और वो लेडी पागल है, वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। तो जियांग कहता है कि वो आ गई हैं तो तुम रो कर दिखाओ और उन्हें बोलो कि उन्हें क्या करना है। ली उन्हें सामने देखती है तो शॉक रह जाती है। जियांग फैन से कहता है कि मैंने साथ सामने लाने में आपकी हेल्प की तो मुझे पैसे दे, तो फैंच उसे पैन कार्ड देता है। जियांग चला जाता है तो जी उठकर टैंग से सॉरी करती है। ली उनकी मिन्नतें करती है कि आप मुझे छोड़ दें, मगर जी कहती है कि तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ली जल्दी से टैंग को पकड़ लेती है और उसकी नेक पर नाइफ रख के कहती है कि मैं इसे मार दूंगी। मैडम जी उसे कहती है कि तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी मगर तुम इसे छोड़ दो। कि फैंच और गार्ड जाकर टैंग को छुड़ा लेते हैं। गार्ड्स ली को हर्ट करने लगते हैं तो टैंग सामने खड़ी हो जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं था, तो सिस्टर ही थी जिसने मुझ पर तरस खाया और अपने घर ले गई और डैड जब भी मुझे बुली करता तो यही थी जो मुझे प्रोटेक्ट करती। वो बहुत इमोशनल हो रही थी तो जी कहती है कि इसे जाने दो और फैन से कहती है कि इसे 1 बिलियन दो ताकि ये अच्छी लाइफ गुजार सके। और ली टैंग को रोता देखती है तो वापस आकर उसे प्यार करती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम को तुम्हें बुली करे तो तुम उसे खुद डील करना। वो वहाँ से चली जाती है तो जी टैंग से कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, मगर टैंग अपने हाथ छुड़ा लेती है। तो जी उसे कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया मगर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, तुम मुझे इस बात के लिए ब्लेम कर सकती हो और मैं इतने सालों तुम्हें ढूंढती रही मगर जब तुम मुझे वापस मिली तो सबसे ज्यादा हर्ट तुम्हें मैं नहीं किया। वो बार बार उसे सॉरी कहती है तो टैंग उन्हें हाँ कर लेती है। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।